हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हाल फिलहाल में आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन प्रेसिडेंशियल 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। कल ही जिसकी वोटिंग हुई है 18 जुलाई को, और 21 जुलाई को जिसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी। और 25 जुलाई को जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट हैं, जो 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वह चार्ज ले लेंगे। और 15 प्रेसिडेंट इसीलिए होंगे क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबू जी थे, उन्होंने 1952 और 1957 लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 2 टर्म्स सर्व किया था एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 324 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह अनाउंस करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो इस बार 15 जून 2022 को उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी। इस बार जो कैंडिडेट्स हैं, वह 2 कैंडिडेट्स हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। अभी इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कौन है और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या क्या पॉलिटिक्स में इन्होंने सर्व करा है, किन किन चीज़ों में, किन किन मिनिस्ट्रीज़ में। और इसके बाद सबसे मेन पॉइंट, जो एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, 57, 62, 71, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेवेंट हैं, रिलेवेंसी रखते हैं, तो उसको भी आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, लाइक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता की जगह, जनता के द्वारा जो चुना जाता है, वह जनता के बिहाफ पर वोटिंग करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कॉलेज होता है वो, जो उनकी जगह पर वोटिंग डालता है। ठीक है, तो इस कॉलेज में कौन कौन होते हैं, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें डायरेक्टली लिखा है कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुने जाएंगे, और ये जो इनको चुने जाने का जो मीन होगा, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। यह आर्टिकल 55 में मेंशन किया गया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो और इसके बाद फेडरल प्रिंसिपल, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसमें फेडरल प्रिंसिपल काम करता है, एक संघात्मक, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी यह आश्वासन दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्योंकि केंद्र का इसमें राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट में, जो इलेक्शन में जितना योगदान होता है, उतना ही राज्यों को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि स्टेट की जो विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके जो एमएलएज होते हैं, उनके वोटों की वैल्यू भी है। और जो एमपीज़ होते हैं, जो पार्लियामेंट में सर्व करते हैं, चाहे वह राज्यसभा एमपीज़ हो गए या लोकसभा एमपीज़ हो गए, तो उनको भी वोटिंग का अधिकार है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज की, कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति इलेक्शन में मतदान कर सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, उस पर देखिए, हम सभी, अगर आप सभी ने एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में अगर मत गिराया होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कोई निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो वहाँ काफ़ी सारे जो व्यक्ति होते हैं वह खड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि 1000 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, निर्वाचन क्षेत्र में 1000 वोटर्स हैं, ठीक है, तो और 5 लोग खड़े हुए हैं, तो इन पाँचों में से किसी व्यक्ति को 3000 मत मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले, ऐसे करते करते 10,000 मत बिखर गए। तो इसमें मेजॉरिटी का कोई क्लॉज नहीं है। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले, वह व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। और जो चुनाव का जो फैसला है, जब वोटों की गिनती होगी, तो वह उसके पक्ष में आएगा, और वह एज एमएलए इस निर्वाचन क्षेत्र को सर्व कर पाएगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट का हिंदी में मतलब ये होता है, सर्वाधिक जीत के अनुसार, सर्वाधिक मत के अनुसार जीत की प्रणाली। तो इसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वह व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है। तो हमारे जो एमएलएस के इलेक्शन होते हैं, वह इसी आधार पे होते हैं। इसके साथ साथ गांव में ग्राम पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं, वह भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अनुसार ही होते हैं। और उसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं सिटीज़ में, तो वो भी इसी आधार पे होते हैं। इसमें जो व्यक्ति सबसे आगे रहता है, उसको जीता हुआ माना जाता है। बट हालांकि
काफ़ी मेजॉरिटी जनता उसके सपोर्ट में नहीं होती, बट फिर भी फिर हम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्केड्यूल ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आप सभी को पता चल ही चुका है कि यह 15वां राष्ट्रपति हमारा चुना जा रहा है और 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। वोटिंग कल हो चुकी है, 21 को इसकी काउंटिंग है और 25 जुलाई को जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं 15 प्रेसिडेंट होंगे वो है चार्ज ले लेंगे। फिर इस बार जो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वह हैं यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वह एनडीए के सपोर्ट से हैं, जिन्होंने 21 जून 2022 को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होना अनाउंस करा और इन्होंने 1977 में पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी और यह जो है उड़ीसा गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं 2020 में, और इन्होंने एज गवर्नर ऑफ झारखंड भी सर्व करा है और ये एक पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल टू होल्ड सच टाइप ऑफ पोजीशन सन 2015 में। इसके साथ साथ जो यशवंत सिन्हा है वह फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो नामांकन है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भरा था। ये एक ऐसे एकमात्र कैंडिडेट है जिनको कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज से सपोर्ट मिल रहा है इलेक्शन के लिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर भी सन 1990 से 91 सर्व करा था और 98 से 2002 तक। और इसके साथ साथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी सर्व करा है सन 2002 से 2004 तक। इसके बाद इन्होंने बीजेपी को अप्रैल 2018 में लेफ्ट कर दिया और उसके बाद इन्होंने सन 2021 मार्च में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। और इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम नॉमिनेट करने से पहले अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। अब संदर्भ की बात करें, देखिए हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इन आर्टिकल्स की चर्चा ना करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो जो आर्टिकल 54 है वह क्लियरली स्टेट कर देता है कि कौन कौन व्यक्ति है जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित है, कौन कौन वोट डाल सकता है। तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इसमें मनोनीत मेंबर्स नहीं, ठीक है। जैसे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करे जाते हैं लोकसभा में और 12 जो खेल साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र से 12 लोगों को प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, तो वो बिल्कुल वोट नहीं कर सकते इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करेंगे यूनियन के जो लोकसभा और राज्यसभा से हैं। और उसके साथ साथ फिर MLAs ऑफ स्टेट जो कि क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं उसमें भी राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, तो वो व्यक्ति अगर मनोनीत होकर आया है तो वह वोट नहीं कर पाएगा, अगर वह इलेक्टेड मेंबर है तो वह बिल्कुल वोट कर सकता है। फिर आर्टिकल 55 क्या बताता है, आर्टिकल 55 वैल्यू ऑफ वोट्स बताता है और आर्टिकल 55 यह भी बताता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो प्रक्रिया है प्रोसेस बताता है कि कैसे चुना जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये क्या होता है, समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा यह जो भारत का राष्ट्रपति है चुना जाएगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ऐसा होगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद क्या कोई व्यक्ति री एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के बाद, क्या वह दोबारा इस पद के लिए अपना नाम दे सकता है, तो जी वह दोबारा इस गद्दी के लिए खड़ा हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल 62 क्या बताता है, आर्टिकल 62 बताता है कि आकस्मिक अगर किसी राष्ट्रपति का निधन हो गया, आकस्मिक कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो इसको 6 महीने के भीतर 6 महीने तक जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंडिया है वह चेयर संभालेंगे और 6 महीने के अंदर किसी भी हालत में जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसके अंदर ही अंदर वह फिर अपना कार्यभार संभाल लेंगे। उसके बाद आर्टिकल 56 के बेस पर, जो आर्टिकल 56 बताता है कि जो टर्म है वो 5 साल का होगा, तो जो भी राष्ट्रपति चुन के आएंगे वह अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से अगले 5 साल तक वर्क करेंगे। फिर इसके साथ साथ आर्टिकल जो 71 है वह क्या बताता है
कि जितने भी, क्योंकि अब देखिए चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है सारी पार्टीज धांधली या जो भी चीज़ है डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं, तो उनको कौन सुलझाएगा इसका भी समाधान करती है आर्टिकल 71। तो वो कहती है कि ऐसे सारे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट की ही फाइनल करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वही अंतिम माना जाएगा। और ये 71 यह भी क्लियर करता है कि पार्लियामेंट जो इलेक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए लॉज भी बना सकती है। ठीक, अब देखिए इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वह कौन चुने, वह जनता के द्वारा चुना जाए। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। अब इनडायरेक्ट रूप से चुनने के लिए जाहिर सी बात है कोई इलेक्टोरल कॉलेज होगा, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, और जो ये है बैलेंसिंग के लिए जो इंडियन प्रेसिडेंट हो गया या जो भी ऐसी चीज़ें हो गई जिनको इनडायरेक्ट चुना जाता है। लाइक देखिए, जैसे अगर बात करें कि कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है तो वह भी जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती, तो इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती है। तो इनडायरेक्ट रूप से जितनी भी गद्दी को चुना जाता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए या विधान परिषदें हो गई, तो इनको बैलेंस के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वह बैलेंस कर रहे हैं सारे होल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने में अपना योगदान देते हैं। और जो विधान परिषद होती है वो स्टेट असेंबलीज को बैलेंस करने में योगदान देती है। लाइक राज्यसभा है, तो राज्यसभा भी क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? अब हो सकता है कि इसमें आप सब के मन में ये सवाल आए कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह डायरेक्ट जनता के द्वारा क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, उनको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो क्या होता है कि हम अपने जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें एमपीज़ को चुनते हैं, और उन एमपीज़ का जिसको मेजॉरिटी समर्थन प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। बट अगर राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट चुन लेती, अगर तो क्या होता कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की क्यों सुनता, वह प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल हो जाता। तो इस डिस्प्यूट्स फिर क्या होता कि पावर टसल होती प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। फिर जो प्रेसिडेंट है वह अपनी चलाने की कोशिश करता, क्योंकि फिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं रह जाती, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म बन जाती। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ये होता है जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। बट जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह सिर्फ एक तरीके से नॉमिनल हेड होता है, एक बस रिप्रेजेंटेटिव और एक सिंबलिक हेड होता है। बट बाकी जो गवर्नमेंट है, पूरा जो पावर निहित होती है, वेस्टेड होती है, वह प्राइम मिनिस्टर में होती है और उसके मंत्रिमंडल में होती है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वह प्रेसिडेंट को पावर नहीं देना चाहते थे, वह सिंबॉलिक हेड चाहते थे। लाइक अगर आपने ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, वहाँ जो क्वीन है वो क्या है कि अब सिंबॉलिक हेड ही रह गई हैं। रक्तहीन क्रांति के बाद से उनको सिर्फ साइन सिग्नेचर करने के लिए रखा गया है। जैसे हमारा राष्ट्रपति पॉकेट वीटो भी रखता है और कुछ टाइम उसको दोबारा सोच विचार के लिए भी भेज सकता है, बट जो इंग्लैंड की महारानी है वह ऐसा नहीं कर सकती। तो ये एक चीज़ है। फिर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बहुत आता। अब आप खुद ही सोचिए कि पूरे भारत में फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना कितना खर्चा आएगा। बैलेट बॉक्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो उस वजह से भी। और फिर उस समय 1952 में, क्योंकि पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिर तभी हुआ था जब हम आम चुनाव करवा चुके थे 51 के अंत में शुरू कर चुके थे। तो उसके बाद फिर राज्यसभा की सीट्स फिल हो चुकी थी, हमारे पास एमएलएज आ चुके थे, हमारे पास लोकसभा आ चुकी थी इलेक्टेड। तो इसके बाद काफ़ी वहाँ उस समय सिर्फ 3-4 लोग ही ऐसे थे जो जाने माने थे, और कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं कि जिसको पूरा भारत जानता हो। तो इस वजह से भी फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको मैं बता ही चुका हूँ कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने भी लोग खड़े हो जाएं, उनमें से सबसे ज़्यादा वोट किसी को मिलता है तो वह
जीता हुआ माना जाता है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, किसी देश में इलेक्शन हो रहे हैं सेंटर के लिए, तो उनके पास 100 वोट है। 3 पार्टीज खड़ी हुई, पार्टी ए को 50 वोट मिले, पार्टी बी को 30 वोट मिले, पार्टी सी को 20 वोट मिले। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो 100 सीट्स हैं उसमें से 50 सीट ए को मिल जाएगी, 30 सीट बी को मिल जाएगी, 20 सीट सी को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जिस हिसाब से आपको वोट मिलेगा उसी परसेंटेज में आपको सीट्स मिल जाती हैं। बट अगर यही फर्स्ट पास द पोस्ट होता तो इसमें क्या होता कि 50% आने पर भी इनको क्या होती, इनको सारी 100 सीट मिल जाती है ना। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि जितना आपको वोट मिला है उतनी ही आपको सीट मिलेगी। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक लिस्ट सिस्टम भी होता है। जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो यह लिस्ट सिस्टम काम करता है। लाइक जैसे हमने 100 सीट की बात करी, तो सारी पार्टीज़ क्या करेंगी, ये ABC पार्टी ले लेते हैं हम, तो ये पार्टीज़ क्या करेंगी, अपना लिस्ट निकाल देंगी 1 से 100 तक कैंडिडेट तक। ठीक, अब मान लेते हैं कि इन्होंने 50 सीटें जीती, तो 1 से 50 तक जितने भी नाम होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको ऑटोमेटिकली सीट मिल जाएगी वहाँ की सीनेट में, वहाँ की पार्लियामेंट में। फिर ये जो बी पार्टी है, बी पार्टी अपनी लिस्ट निकालेगी। ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग ही निकालें, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर पार्टीज़ पूरे ही निकालती हैं। तो फिर इनकी जो 1 से 100 तक लिस्ट होगी उसमें से इनको 30 वोट मिलेंगे, तो इनके 1 से 30 तक जो कैंडिडेट होंगे वो आ जाएंगे। फिर सी के साथ भी ऐसा ही होगा, या भी अपनी लिस्ट निकालेगी और उसमें से इनको 20 वोट मिले हैं, तो ऊपर से 1 से 20 इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको सीट मिल जाएगी वहाँ की सीनेट में। फिर इलेक्टोरल कॉलेज है, जिस पे अभी थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक, एट प्रेजेंट अभी जो अलॉटेड सीट है वह 233 है और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं खेल, साहित्य, कला और विज्ञान से। तो टोटल जो इसकी मेंबरशिप है अभी 245 ही है और 522 सीटें अलॉटेड हैं लोकसभा को। बट अभी जो इश्यूज़ हैं स्टेट में 530 इशूज़ हैं, यूटीज़ की 20 इशूड है, एंग्लो इंडियन की 2। बट अभी जो यूटीज़ हैं, पांडिचेरी को 6 सीटें मिली हैं और दिल्ली को 7 सीटें मिली हैं, तो यह 13 ही होती हैं। तो 530 प्लस 13 प्लस 2 कितनी हुई, 545 ही हुई। तो अभी मतलब 7 सीट इसकी खाली है। ठीक है, तो देखिए अब टोटल MLA अभी अब हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटों की वैल्यू कैसे निर्धारित होती है। ठीक है, एक राज्य के सभी विधायकों का मत बराबर होता है। जैसे विधानसभा का एक मेंबर होता है, ठीक, ये डिवाइडेड बाय 1000 होगा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन क्या है, डिवाइडेड बाय वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स। लाइक दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 70 होते हैं। ठीक है, दिल्ली भी हाफ स्टेट है, तो दिल्ली को भी अमेंडमेंट द्वारा इसमें जोड़ दिया गया, दिल्ली को भी सीट्स मिल चुकी हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी के वोट भी काउंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब इसमें एक रोचक बात यह है कि सन 1971 के समय तक जो पॉपुलेशन थी उसी को यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दौरान जो साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और नॉर्थ के पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे थे। तो फिर साउथ के राष्ट्र के CM और मतलब दिग्गज जो नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात करी। तो उसके बाद फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि 1971 को ही मार्क लेके चला जाएगा। और फिर उन्होंने एक अमेंडमेंट पास करा था कि 2000 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर फिर इसको चेंज माना जाएगा टोटल पॉपुलेशन को लेकर। पर फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने भी इसको अमेंड करके आगे कर दिया कि सन 2026 के बाद जो पहला जनगणना होगी, सेंसस होगी, उसके बेस पे करा जाएगा। तो सन 2000 के बाद कौन सी 2031 की जनगणना होगी जो 32-23 तक उसका रिजल्ट आएगा।
तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं डिवाइडेड बाय 1000। अब जैसे ये लाखों में आएगी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे वहाँ के मेंबर्स से, फिर क्योंकि वोट काफ़ी लाखों में चले जाते हैं तो इसलिए डिवाइडेड बाय 1000, ताकि फिर वो जो नंबर है वह थोड़ा सा सही आ पाए, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 84 अमेंडमेंट 2026 के बाद की जनगणना को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और जो एमपी का वोट होता है वह यूनिफॉर्म है 708, ये भी सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य और फिर सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड करने के बाद यूनिफॉर्म, हर एमपी का जो वोट की वैल्यू है प्रेसिडेंट इलेक्शन में वह 708 है। अब आप जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में जब सामान्य जनता भाग लेती है तो उनके हर वोट की वैल्यू एक ही होती है, ठीक। बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या है कि जो विधानसभा है, अब जैसे विधानसभा है तो यूपी के जो एमएलएज हैं उनके वोट की जो वैल्यू होगी वह ज़्यादा होगी, वहीं सिक्किम के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यू कम होगी। और बाकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उसको हम अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे।